चलिए साथियों, ध्यान देंगे नेक्स्ट 2.0 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो पढ़ी, आप लोग जानते हैं। साथियों ध्यान देंगे, आज हम लोगों को पढ़ना है जहांगीर का शासनकाल। अगर जहांगीर के शासनकाल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो जहांगीर का जो शासनकाल चला था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चला था। साथियों यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इस टॉपिक से आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला, अभी तक कंपटीशन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, जहांगीर के इतिहास का पूछा जाता है। पूछा जाता है जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक चला था, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल की बात करते हैं तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक किया गया था और उसकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। इस प्रकार जहांगीर का शासनकाल सन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चलता है। अगर हम लोग जहांगीर की बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि जहांगीर के जो पिता थे, जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। अकबर के पुत्र थे जहांगीर। इनकी माता का नाम, जहांगीर के माता का नाम था मरियम उज़ ज़मानी। मरियम उज़ ज़मानी जहांगीर की माता थी। बाद में क्या होता है, जहांगीर को क्या होता है, जहांगीर को अक्सर क्या करते थे, इनके पिता जो अकबर थे, अकबर जहांगीर को शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। साथियों ध्यान देंगे, अकबर क्या थे, भारतीय इतिहास के एक ऐसे राजा थे जो अनपढ़ राजा माने जाते हैं। भारत के इतिहास के एक राजा, मुगल कालीन इतिहास के माने जाते हैं तो अनपढ़ राजा माने जाते हैं अकबर। लेकिन अकबर का प्रभाव बहुत ज्यादा था। अकबर विद्वान तो नहीं थे फिलहाल बहुत ज्यादा, लेकिन क्या होता है, अकबर का प्रयास रहता है कि जहांगीर को बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाए ताकि क्या हो, जहांगीर अपने भविष्य में एक विद्वान बन सके। तो जहांगीर को क्या किया जाता है, शिक्षा प्रदान किया जाता है और इनको क्या किया जाता है, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का विधिवत ज्ञान कराया जाता है। जहांगीर को फारसी भाषा, तुर्की भाषा और हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाती है और जहांगीर फारसी, तुर्की और हिंदी तीनों भाषाओं को बहुत भली भांति सीख जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जहांगीर के गुरु का नाम, तो जहांगीर के गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके जो गुरु थे, गुरु अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के गुरु रहते हैं। अकबर ने क्या किया था, अब्दुल रहीम खान खाना को जहांगीर का गुरु नियुक्त किया था, जिन्होंने क्या किया, जहांगीर को फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का विधिवत ज्ञान कराया। बाद में क्या होता है, जहांगीर का विवाह किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि मुगल कालीन इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो विवाह किया गया था वो जहांगीर का किया गया था। जैसा माना जाता है कि जहांगीर की लगभग 20 शादियां हुई थी। पूरे इतिहास का ऐसा राजा है जिसने क्या किया था, 20 शादियां किया था। हाँ भैया ध्यान देंगे, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो जहांगीर का जो प्रथम विवाह हुआ था वो मानबाई के साथ हुआ था। मानबाई जहांगीर की प्रथम पत्नी थी। और ध्यान देंगे 13 फरवरी 1585 ईस्वी को, 13 फरवरी 1585 ईस्वी को क्या किया गया था, मानबाई के साथ जहांगीर का विवाह किया गया था। मानबाई को प्रसन्न होकर के जहांगीर ने क्या किया, शाह बेगम की उपाधि दिया।
शाह बेगम की उपाधि। इस बात ध्यान देंगे, इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है खुसरो शाह। खुसरो शाह जहांगीर के बड़े बेटे रहते हैं। खुसरो शाह को अपने पिता से ईर्ष्या रहती है। खुसरो शाह क्या करते हैं, खुसरो शाह ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी राजा न बने जहांगीर के बजाय, बल्कि खुसरो शाह राजा बन जाए। खुसरो शाह के पास राजा बनने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा थी, तो खुसरो शाह ने क्या किया, इसने सोचा कि जहांगीर को किसी न किसी प्रकार से राज गद्दी से हटा करके किसी न किसी प्रकार मैं राजा बन जाऊं। तो होता क्या है, खुसरो शाह क्या करते हैं, अपने राज दरबार से निकल जाते हैं और राज दरबार से निकल करके गुरु अर्जुन देव के पास पहुंचते हैं। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव से क्या कहते हैं, खुसरो शाह क्या करते हैं, इनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद मांगते हैं। ये आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, राजा बनने की मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। कुछ भी हो, मुझे कुछ भी कर करके क्या करना है, दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार करना है। चाहे मुझे अपने पिता की हत्या ही क्यों न करनी पड़े, तो इसके लिए खुसरो शाह तैयार थे जहांगीर की हत्या करने के लिए। तो होता क्या है, खुसरो शाह और गुरु अर्जुन देव किस क्या कहते हैं, यहाँ पे युद्ध कराने का विचार करते हैं। बाद में क्या होता है, खुसरो शाह को क्या करते हैं, मालूम हो जाता राजा को सब कुछ, लेकिन होता क्या है, तब जहांगीर क्या करते हैं, खुसरो शाह को पकड़वा देते हैं सैनिकों के द्वारा। सैनिकों के द्वारा खुसरो शाह को पकड़वा करके जेल में डाल देते हैं। जब जेल में डाल देते हैं तो होता क्या है, गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा देते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो शाह की मदद की थी। किसके लिए, जहांगीर का राजपाट छीनने के लिए। तो ये खुसरो शाह क्या करते हैं, जलंधर के समीप, जलंधर पंजाब का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है। यहीं पर क्या होता है, एक जगह है बहरावल नामक जगह पड़ता है जलंधर में, बहरावल, बहरावल नामक जगह पर क्या होता है, जहांगीर का क्या होता है, अपने पुत्र खुसरो शाह से क्या होता है, युद्ध करना पड़ता है। और होता क्या है, खुसरो शाह पराजित हो जाते हैं, इनको बंदी बना लिया जाता है सैनिकों के द्वारा। और जहांगीर क्या करते हैं, दुर्भाग्यवश बहुत विवश होकर के क्या करते हैं, इनका जहांगीर क्या करवाते हैं, खुसरो शाह की दोनों आंखें निकलवा देते हैं। ध्यान दीजिए, खुसरो शाह के हरकतों से परेशान होकर के, बहुत परेशान होकर के क्या होते हैं जहांगीर को, अब ये लगता है कि खुसरो शाह जब तक रहेगा तब तक पूरे घर में क्या करेगा, सबको विडंबना देता रहेगा। इस वजह से क्या होता है, खुसरो शाह के नेत्रों को निकलवा लिया जाता है और नेत्र निकलवा करके खुसरो शाह को कैदी बना दिया जाता है और इसको जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ध्यान देंगे साथियों, 1586 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में क्या होता है, जहांगीर का दूसरा विवाह होता है। जहांगीर का जो दूसरा विवाह होता है वो जगत गोसाई के साथ होता है। जगत गोसाई,
अगर हम बात जगत गोसाई की करते हैं तो जगत गोसाई के पिता का नाम था राजा उदय सिंह। उदय सिंह की पुत्री रहती जगत गोसाई, और बाद में क्या होता है, इन्हीं जगत गोसाई को क्या कहा जाता है, जोधाबाई कहा जाता है। जोधाबाई यह जगत गोसाई क्या कहती, एक पुत्र को जन्म देती है जिनको बाद में शाहजहां कहा जाता है। ध्यान देंगे साथियों, शाहजहां का जो जन्म हुआ था जोधाबाई से हुआ था, अर्थात जगत गोसाई से हुआ था। शाहजहां का पहले शाहजहां नाम नहीं रहता है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम रहता है, खुर्रम। तो खुर्रम रहता है शाहजहां का नाम। तो जब खुर्रम का जन्म होता है तो ये खुर्रम क्या करते हैं, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति रहते हैं, प्रतिभाशाली रहते हैं, इच्छालु रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने पिता के इशारों से प्रभावित रहते हैं। इसलिए इनके पिताजी क्या करते हैं, अर्थात जहांगीर जी क्या करते हैं, खुर्रम से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। प्रभावित होने के कारण क्या होता है, एक बार इनको अहमदनगर, खुर्रम को क्या करते हैं, अहमदनगर युद्ध के लिए भेजते हैं। और होता क्या है, खुर्रम अहमदनगर का युद्ध लड़ते हैं। कौन से युद्ध लड़ते हैं, अहमदनगर का। और अहमदनगर के युद्ध में क्या होता है, खुर्रम की विजय हो जाती है। और जब खुर्रम की विजय हो जाती है, खुर्रम की जीत हो जाती है, तब जहांगीर खुश हो जाते हैं। जहांगीर को लगने लगता है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरा एक ऐसा लड़का है जो मेरी बातों को मानने वाला है, मेरे राजपाट को क्या करेगा, बहुत आगे तक बढ़ाएगा। तो होता क्या है, अहमदनगर की विजय के पाने के बाद क्या होता है, इन्हीं खुर्रम का जो नाम रहता है, इनको शाहजहां की उपाधि से नवाजित कर दिया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। और ये खुर्रम जो थे कौन सी विजय प्राप्त किए थे, अहमदनगर की विजय प्राप्त किए थे। अहमदनगर की विजय पाने के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान किया जाता है। अगर कोई कह दे कि सर अगर अहमदनगर का युद्ध हुआ तो किसके साथ हुआ था, शाहजहां ने जो युद्ध लड़ा था अहमदनगर का, वो किसके साथ लड़ा था, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर नामक व्यक्ति के साथ इन्होंने, मलिक अंबर नाम के छोटे से राजा रहते हैं, उन्हीं के साथ क्या होता है, युद्ध लड़ा जाता है अहमदनगर का, और खुर्रम की विजय हो जाती है। साथियों ध्यान देंगे, जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था। चित्रकला, जहांगीर को चित्रकला का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए जहांगीर ने क्या किया था, जगह जगह पर चित्रशाला बनवा रखी थी। कोई भी क्या कर सकता था, चित्रकला को सीख सकता था, चित्रकला को राजपाट में क्या कर सकता, तो राजा के समक्ष अपनी चित्रकला को प्रस्तुत कर सकता था। तो इसने क्या किया, चित्रकला पर बहुत ज्यादा फोकस किया। इस कारण से जहांगीर के इतिहास काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम काल। अगर कोई कह दे चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम नूरजहां था। जहांगीर की पत्नी, तीसरी पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की एक और पत्नी थी, और नूरजहां की जो माता थी असमत बेगम थी। असमत बेगम नूरजहां की मां, नूरजहां की मां थी असमत बेगम। इन्होंने क्या किया था, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तुझके जहांगीरी,
तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी नाम की जो आत्मकथा थी वो जहांगीर ने लिखा था, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए थे। इन्होंने क्या किया था, तुजुक ए जहांगीरी नामक पुस्तक में क्या किया था साथियों, नूरजहां की माता अस्मत बेगम का बखूबी से वर्णन किया है। इन्होंने बताया था कि जो नूरजहां की माता थी अस्मत बेगम थी, अस्मत बेगम ने क्या किया है, गुलाब के फूल से इत्र का निर्माण किया था। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि गुलाब के जल से इत्र की खोज किसने की थी, या गुलाब के जल से इत्र बनाने की जो प्रथा थी वो किसने किया था। तो अगर हम बात करते हैं तो गुलाब के फूल से इत्र बनाने का जो निर्माण किया था, सबसे पहले ये किया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां की जो माता थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने क्या किया, गुलाब से इत्र का फूल बनाने, गुलाब के फूल से इत्र का निर्माण बनाने की प्रथा चालू की थी। कहने का मतलब अगर गुलाब के फूल से इत्र किसी ने पहली बार बनाया था तो अस्मत बेगम ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, जहांगीर के शासनकाल में क्या थे, कुछ विदेशी भारत आए थे। उन विदेशियों में सबसे ज्यादा आगमन जो किया गया था वो किया गया था अंग्रेज के द्वारा। ब्रिटिश शासनकाल, हम लोग अगर बात करते हैं ब्रिटिश शासनकाल की जो शुरुआत मानी जाती है वो जहांगीर के जीवन काल से ही मानी जाती है। साथियों ध्यान देंगे, 31 दिसंबर के दिन, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना की जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की जाती है वो ब्रिटेन में की जाती है। कहाँ की जाती है, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और इस कंपनी का नाम रखा जाता है ब्रिटिश मर्चेंट एडवेयर। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य रहता है उसका उद्देश्य केवल इतना रहता है कि लोग भारत में जाएंगे और व्यापार करेंगे, और व्यापार करके क्या करेंगे, भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करेंगे। जो चीजें ब्रिटेन में नहीं है भारत में विद्यमान, वो ब्रिटेन के लोगों को नई नई सीख देगी। इन्हीं सब उद्देश्य से क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। महारानी एलिजाबेथ के कहने पर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई जाती है। इसके बाद क्या होता है, एक यहाँ के जो राजा रहते हैं इंग्लैंड के राजा, ब्रिटेन के राजा रहते हैं जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा थे। तो होता क्या है, ब्रिटेन के राजा जो जेम्स प्रथम थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपना एक दूत कैप्टन हॉकिंस के रूप में, कैप्टन हॉकिंस को क्या किया, सन 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को क्या किया, भारत में भेजा। तो भारत आने वाले
व्यक्ति बन जाते हैं कैप्टन हाकिंस, ये बनते हैं दूसरे ब्रिटिश व्यक्ति। अगर हम बात करते हैं कैप्टन हाकिंस, तो कैप्टन हाकिंस क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में कब आए थे। तो कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज या विदेशी व्यक्ति या ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे, तो कैप्टन हाकिंस थे। कैप्टन हाकिंस सन 1608 ईस्वी में क्या करते हैं, जहांगीर के राज दरबार में आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जहांगीर क्या कहते हैं, कैप्टन हाकिंस से बहुत प्रसन्न होते हैं। कैप्टन हाकिंस से प्रसन्न होते हैं और इन्हें क्या करते हैं, 400 मनसब प्रदान करते हैं। 400 मनसब प्रदान करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, इनको एक जागीर प्रदान कर देते हैं। पॉइंट ध्यान समझेंगे। कैप्टन हाकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आते हैं और कैप्टन हाकिंस से प्रसन्न हो जाते हैं जहांगीर, और क्या करते हैं, जहांगीर कैप्टन हाकिंस को 400 मनसब प्रदान करते हैं और एक जागीर प्रदान करते हैं। इनके रहने के लिए बढ़िया से व्यवस्था कर देते हैं। बाद में होता क्या है, कैप्टन हाकिंस ये सब बातें फिलहाल जा करके जब ब्रिटेन में बताते हैं तो एक और दरबारी भेजे जाते हैं। उनका क्या नाम रहता है, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जो रहते हैं ये दूसरे ब्रिटिश व्यक्ति रहते हैं, जिनको क्या करते हैं, जेम्स प्रथम नाम के जो शासक रहते हैं, राजा रहते हैं, जेम्स प्रथम नाम के जो राजा थे, सर टॉमस रो को क्या किया था, दूसरी बार इनको क्या किया, कैप्टन हाकिंस के बाद ये दूसरे व्यक्ति बनते हैं जिनको क्या करते हैं, राज दरबार में जहांगीर के दरबार में भेजे जाते हैं। ये भी क्या कहते हैं, सर टॉमस रो भारत आते हैं। कब भारत आते हैं, सन 1615 ईस्वी में आते हैं। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आते हैं और ये भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो जहांगीर के दरबार में आने वाले दो व्यक्ति थे, कैप्टन हाकिंस और सर टॉमस रो। इस कैप्टन हाकिंस पहले व्यक्ति थे और सर टॉमस रो दूसरे व्यक्ति थे। कैप्टन हाकिंस 1608 ईस्वी में थे, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे। कैप्टन हाकिंस को प्रसन्न होकर के 400 मनसब प्रदान किए थे और एक जागीर प्रदान किए थे, ताकि इनके रहने में, टहलने घूमने में कोई व्यवस्था ना हो, और बहुत से नौकर लगवा दिए गए थे। तो हुआ क्या था, कैप्टन हाकिंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस पर क्या होता है, ये ब्रिटेन जाने का नाम नहीं लेते हैं। ब्रिटेन जाने का जब ये नाम नहीं लेते तो क्या करते हैं, सर टॉमस रो को भी भेजा जाता है। सर टॉमस रो को भी बहुत सी प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती हैं और सर टॉमस रो का भी जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो साथियों ध्यान देंगे, ये तो थे हमारे भारत में आने वाले ब्रिटिश व्यक्ति। क्या कैप्टन हाकिंस को हमने बताया, कैप्टन हाकिंस जो थे भारत में आने वाले, जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे, जब प्रश्न पूछा जाएगा जहां भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति की बात किया जाएगा, तो उस व्यक्ति का नाम था थॉमस स्टीफेंस। थॉमस स्टीफेंस। थॉमस स्टीफेंस नाम के जो व्यक्ति थे, ये साथियों आए थे 1579 ईस्वी। 1579 ईस्वी में आए थे, गोवा में आए थे। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए कि भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे, तो भारत में आने वाले पहले व्यक्ति थे थॉमस स्टीफेंस। 1579 ईस्वी में गोवा में आए थे। वास्तव में थॉमस स्टीफेंस जो थे एक पादरी थे। ये अपना क्या किए थे, चर्च का प्रचार प्रसार करने के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को करने के लिए भारत में आए थे। भारत के जो ईसाई धर्म के लोग कुछ थे, शायद उनसे क्या किए थे, कुछ सीख लेने या कुछ सीख देने आए थे। तो इस उद्देश्य से आए थे। लेकिन होता क्या, कैप्टन हाकिंस क्या करते हैं, राजा जेम्स प्रथम क्या कहते हैं, इनको भेजते हैं। सर टॉमस रो भी उन्हीं के द्वारा, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे जाते हैं। तो होता क्या है, ये थे हमारे ब्रिटिश के भारत में कैसे आगमन हो जाता है। फिर क्या होता है,
ये लोग क्या करते हैं, स्थान मांगने लगते हैं, कहते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, आप हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जगह दे दीजिए। बाद में क्या होता है, इनको सूरत नामक स्थान पर जगह दिया जाता है, जहां पे क्या होता है, अंग्रेज अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोलते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। इसके बाद साथियों होता क्या है, सन 1628 ईस्वी में क्या होता है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और इनका जो मकबरा है साथियों शाहदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। जहांगीर का मकबरा जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। ठीक है, हाँ भैया शाहदरा। ठीक है, शाहदरा जो है ये लाहौर में वर्तमान समय में स्थित है। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में इस समय है। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। लाहौर में किस जगह पर, शाहदरा में। अच्छा सर, जहांगीर का मकबरा बनवाया किसने था, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी, जहांगीर की पत्नी थी। साथियों अगर हम लोग ध्यान देते हैं ध्यान देंगे, एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है भारत में दिल्ली में स्थित है। इसको भी नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये पूर्ण रूप से संगमरमर से बना है। संगमरमर से बना हुआ भारत का पहला मकबरा जो है वो है एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। साथियों इसी साथ जहांगीर का शासनकाल समाप्त होता है। जय हिंद साथियों, थैंक यू साथियों।